Good morning, everyone. My name is Dr. Niharika. I am Assistant Professor in Faculty of Law, University of Lucknow. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सूचना का अधिकार, जिसमें हम उसके विकास के बारे में, उसका कॉन्सेप्ट क्या है और उसकी उपलब्धियां और सीमाएं क्या है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना, उसकी आवश्यकता क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो हमें पता चलता है कि लोकतांत्रिक समाज में सूचना आम आदमी की ताकत होती है, और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो वहां पे ओपननेस होनी चाहिए, खुलापन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और यहाँ पे जवाबदेही भी होनी चाहिए। और ये सारी चीजें तभी पॉसिबल हैं जब हमारे पास राइट टू नो होगा, यानी कि जानने का अधिकार। और ये जानने का अधिकार सिर्फ कानून में लिख देने से ही काफी नहीं होता है, बल्कि उसको एक्सरसाइज भी करना आना चाहिए लोगों को, और उसके लिए लोगों में जागरूकता होनी चाहिए और लोगों को ये पता होना चाहिए कि वो अपने इस अधिकार को कैसे लागू कर सकते हैं, कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो यहाँ पे लोग संप्रभु होते हैं और उनको ये पूरा अधिकार होता है यह जानने का कि उनके जो प्रतिनिधि हैं वो आखिरकार क्या कर रहे हैं। क्या वो उनके बेनिफिट के लिए कोई काम कर रहे हैं, क्या वो उनके वेलफेयर के लिए कोई काम कर रहे हैं जिनके लिए उन्हें चुना गया है, क्या वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्या वो जनता के पैसे का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जनता के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। ये सारी चीजें जानने का अधिकार एक आम आदमी के पास होता है। तो हमें पता चलता है कि एक सच्ची लोकतांत्रिक सरकार के पारदर्शी और जवाबदेह कामकाज के लिए सूचना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हम सूचना के माध्यम से यह जान सकेंगे कि क्या सरकार अपने कर्तव्यों को पालन कर रही है या नहीं कर रही है, या अगर उसने कहीं पे किसी पैसे का खर्च किया है तो क्या वो सही तरीके से किया है या नहीं किया है। ये सारी चीजें हम सूचना के माध्यम से जान सकते हैं। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि सरकार अपनी पावर्स का मिसयूज तो नहीं कर रही है, क्या वो कुप्रबंधन तो नहीं कर रही है, और क्या भ्रष्ट प्रथाएं तो प्रचलित नहीं है समाज में। इन सबको चेक करने के लिए, इनके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन का नागरिकों के लिए तो फायदा होता ही होता है, साथ ही साथ यह सरकार के लिए भी फायदेमंद है। अब ये सरकार के लिए कैसे फायदेमंद है? अगर सरकार अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में खुलापन और पारदर्शिता बनाए रखेगी तो इससे जो नागरिकों का विश्वास है वो सरकार में बना रहेगा और विकसित होता रहेगा। तो हमने इस तरह से देखा कि जो सूचना है वो लोकतांत्रिक समाज में कितनी महत्वता रखती है। अब हम अगर आगे बढ़ें और इसमें देखें कि अगर सरकार यहाँ पे हमसे जो सामान्य फैक्ट्स और फिगर्स हैं वो पब्लिक से छुपा करके रखेगी, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि वो गुड गवर्नेंस का एग्जाम्पल नहीं है, वहां पे प्रॉपर गवर्नेंस पॉसिबल नहीं हो पाएगी। हम देखते हैं कि बहुत सारे प्रावधान हैं इंडिया में जो ये बोलते हैं कि किसी तरह की इंफॉर्मेशन रिवील नहीं की जा सकती है। यानी कि आप अगर 123 देखेंगे, सेक्शन 123 इंडियन एविडेंस एक्ट का, तो वो भी बोलता है कि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं दे सकता है जो कि अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रिलेटिंग टू एनी अफेयर्स ऑफ स्टेट से संबंधित हो। यानी कि जहां पे स्टेट के जो कार्य हैं उससे संबंधित कोई भी अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं तो उससे रिलेटेड आप कोई भी एविडेंस नहीं दे सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो भी, उनके ऊपर भी ये कर्तव्य होता है कि वो किसी भी तरह की स्टेट से संबंधित जो इंफॉर्मेशन है उसको रिवील ना करें, क्योंकि उसको एक स्टेट सीक्रेट की तरह माना जाता है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि लोकतंत्र का जो मतलब है वही ये है कि टू द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल।
अगर डेमोक्रेसी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल लोगों का है, अगर लोग संप्रभु हैं, तो यहाँ पे लोगों से कोई भी इंफॉर्मेशन कोई ऑफिसर या डिपार्टमेंट कैसे छुपा सकता है? सीक्रेट रख ही नहीं सकता है, उसे इंफॉर्मेशन बतानी पड़ेगी। लेकिन जैसे हमें पता है कि कोई भी अधिकार पूर्ण नहीं होता है, मतलब एब्सोल्यूट नहीं होता है, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो हम यहाँ पे भी देखेंगे कि फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन या राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना के अधिकार पे भी कुछ लिमिटेशंस हैं। वो क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। पर अभी हमें इतना समझ में आ गया है कि लोकतंत्र में जब लोग यहाँ पे संप्रभु हैं तो उनसे किसी भी तरह का सीक्रेट नहीं रखा जा सकता है, और गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट की अथॉरिटी में या गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो भी इंफॉर्मेशन है वो उसको एक्सेस कर सकती है, उसका जो इंफॉर्मेशन है उसके कॉन्टेक्स्ट में वो मान सकती है। हमें पता है कि लोग यहाँ पे किसी लीडर को चुनते हैं। अगर लीडर को चुनते हैं तो यहाँ पे एक उस लीडर के साथ में हमारी जो ट्रस्ट है और ट्रांसपेरेंसी है ना, पारदर्शिता और जो भरोसा है उस लीडर के साथ में बना रहना चाहिए, तभी वो लीडर अच्छे से काम कर सकेगा। और ये जो भरोसा है और पारदर्शिता है ये तभी हो सकती है जब हमें ये पता रहे कि हमारा लीडर काम क्या कर रहा है, हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो क्या काम कर रहा है, हमें वो पता होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे बराक ओबामा ने भी एक चीज बोली थी कि अगर लोग अपनी गवर्नमेंट को ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं कि गवर्नमेंट अपना काम कर रहा है, गवर्नमेंट जिसके लिए बनाई गई है, जो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, लोगों के कॉमन वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है, अगर जनता उस गवर्नमेंट पे ही विश्वास नहीं करेगी तो कुछ भी नहीं बचेगा, सब लॉस्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट में ट्रस्ट के लिए और डेमोक्रेसी में इंडिविजुअल के इम्पोर्टेंट रोल की वजह से इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है और उस इंफॉर्मेशन का एक्सेस भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पे एक बहुत कॉमन सा प्रश्न हमारे दिमाग में आता है, वो ये है कि हम बहुत बार सूचना की स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे हैं, सूचना के अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं, पर क्या हमारे संविधान में इससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजन है या नहीं है, यह भी हमारे दिमाग में आता है। इसके लिए हम अनुच्छेद 19 क्लॉज ए, क्लॉज 1 क्लॉज ए, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रेफर करते हैं। और यह जो अनुच्छेद है ये बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से हम क्या समझते हैं कि हमारे मन के जो आइडियाज हैं या हमारा जो ओपिनियन है वो हम सामने रख सकें, उसकी स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। हम क्या सोचते हैं वो हम सामने बता सकें, हम अपने व्यूज को सामने रख सकें। ये आर्टिकल 19(1)(a इंश्योर करता है, हमें ये स्वतंत्रता देता है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि भाई इस अनुच्छेद का हमारे फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन से क्या लेना देना। तो हमें ये पता चलता है कि बहुत सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स ऐसे हैं जहां पे ये बोला गया है कि राइट टू नो एक एसेंशियल एट्रीब्यूट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। लेकिन अब इसमें लिंक कैसे है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे 3 राइट्स ले लेते हैं। पहला, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जिसके बारे में हमने थोड़ी सी बात करी कि हम अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को, अपने व्यूज को कम्युनिकेट कर सके, बोल सके। दूसरा है यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस। अब कई बार होता है कि हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हम बोल करके भी कर सकते हैं या हम किसी मीडिया के माध्यम से भी कर सकते हैं, यानी कि न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू, टेलीविजन हो गया, आर्टिकल्स हो गए, इसके थ्रू भी हम अपने थॉट्स को कन्वे कर सकते हैं, मूवीज के थ्रू भी हम अपने आइडियाज को कन्वे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि उन आइडियाज को किसी मीडिया के थ्रू लार्जर पब्लिक को कम्युनिकेट करना। अब यहाँ पे तीसरी आ जाती है फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हमें पता चलता है कि ये जो न्यूज़पेपर है
न्यूज आर्टिकल्स हैं या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट पे आर्टिकल्स छपते हैं, उससे हमें क्या मिलता है? इंफॉर्मेशन। ठीक है, कि हमारी सरकार क्या कर रही है, या आज कोई पॉलिसी गवर्नमेंट की कैसी है, या अगर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम हमारे लिए लाई है तो उसके बारे में अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो सारी चीजें हमें कहाँ से मिलती हैं? न्यूज़पेपर से, टीवी चैनल से, रेडियो से। तो अब हमें पता चलता है कि ये जो तीनों राइट्स हैं ये आपस में कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, और ये तीनों जो निकल करके आ रही हैं उसका स्रोत क्या है? आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। तो हमें पता चलता है कि ये राइट्स ऑल्दो आपस में जुड़ी हुई हैं बट ये डिफरेंट है अगर हम इनको डिफाइन करने चलेंगे। ठीक है, जैसे हमने थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर ही लिया है स्पीच और एक्सप्रेशन और प्रेस के कॉन्टेक्स्ट में। अब हम देखते हैं फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन को अगर आप डिफाइन करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो सूचना की स्वतंत्रता का अर्थ है राज्य के अधिकारियों के कब्जे में जो सूचना है उसको प्राप्त करने की एक व्यक्ति की क्या क्षमता है, ये फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन में आता है। यानी कि एक व्यक्ति की क्षमता जो कि राज्य के अधिकारियों के कब्जे में सूचना है उसको प्राप्त करने की क्या क्षमता है, वो आपका फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन में आता है। यह हर व्यक्ति का अधिकार होता है कि उसके राज्य में भूत में क्या हुआ, वर्तमान में क्या चल रहा है, और भविष्य में कोई भी सरकार अपने नागरिकों के लिए या अपने देश के लिए क्या सोच रही है, क्या पॉलिसी डिसीजन लेना चाह रही है, ये सब गतिविधियों के बारे में सूचित किया जाना हर व्यक्ति का अधिकार है जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं। तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यानी कि राज्य के अधिकारियों के कब्जे में जो सूचना है उस तक पहुंचना, उसको प्राप्त करना, उसका एक्सेस होना, वो आपका फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन में आता है। तो अब हमें एक थोड़ा सा आइडिया हो गया है सॉरी आइडिया हो गया है कि इंफॉर्मेशन होती क्या है, इंफॉर्मेशन का रेलेवेंस क्या है, और डेमोक्रेसी में उसका रेलेवेंस क्या है। इसका जो सोर्स है आर्टिकल 19(1) ए में आता है। तो अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, और वो ये है कि हमने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में तो देख लिया कि भाई आर्टिकल 19(1) ए हम देख सकते हैं, पर ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे अगर देखें तो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन का जो डेवलपमेंट है वो कैसे विकसित हुआ, वो हम जानने की कोशिश करेंगे अब। तो हम देखते हैं कि स्वतंत्रता को लगभग 250 वर्षों से मान्यता दी गई है। यह कोई नई चीज नहीं है, किसी ना किसी फॉर्म में इसको रिकॉग्निशन दिया गया है। उसके बारे में अब हम जानेंगे। तो हम देखते हैं कि वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट कानून जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड था वो स्वीडन का था, जिसे हम बोलते हैं फ्रीडम ऑफ द प्रेस एक्ट, और इसका ईयर है 1766। तो स्वीडन का फ्रीडम ऑफ द प्रेस एक्ट ऑफ द ईयर 1766 विश्व का सबसे पहला फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन लॉ था। उसके बाद में हम देखते हैं धीरे धीरे, भले ही अलग तरीके से कानून ना आया हो, एक अलग सेपरेट कानून ना आया हो, बट कहीं ना कहीं हमने इसको रिकॉग्नाइज किया। जैसे कि 1789 में हम देखते हैं फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन। वहां पे भी बात की गई कि सरकार के व्यय की समीक्षा करना का भी नागरिकों का अधिकार होता है। तो सरकार ने क्या खर्चा किया है उसको रिव्यू करना, उसकी समीक्षा करना, उसका पूरा पूरा हक सिटीजन्स के पास होता है। सिटीजन के पास अधिकार है कि वह देख सकता है कि गवर्नमेंट ने खर्चा कहाँ किया है, किस तरह से किया है। तो ये हम देखते हैं आता है 1789 के फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। उसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे आपके राइट टू इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बहुत सारे डिबेट्स होने लगे, बहुत सारे डिस्कशंस होने लगे, एंड इन डिबेट्स और डिस्कशन की वजह से काफी ज्यादा अच्छे अच्छे डेवलपमेंट्स हुए, काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुए। उसमें आपका सबसे पहला आप देख सकते हैं
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अपने फर्स्ट सेशन जो कि 1946 में हुआ था, उसमें रेजोल्यूशन 59 अडॉप्ट किया। तो जनरल असेंबली ने जो अपने फर्स्ट सेशन में रेजोल्यूशन 59 अडॉप्ट किया, उसमें भी उसने सूचना की स्वतंत्रता की क्या महत्वता है, उस पे काफी ज्यादा फोकस किया। और वहां पे ये बोला गया कि सूचना की स्वतंत्रता एक मौलिक मानव अधिकार है। सूचना की स्वतंत्रता एक मौलिक मानव अधिकार है और उन सभी स्वतंत्रताओं की कसौटी है जिनके लिए संयुक्त राष्ट्र समर्पित है। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पे उसे एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट की तरह कंसिडर किया गया। जैसे आप देखते हैं ह्यूमन राइट्स में बहुत सारी राइट्स आ जाती हैं, राइट टू फूड, राइट टू लाइफ, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट। उसी में ही हमने एक और राइट जोड़ दी, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन। क्योंकि हमें पता है जब तक आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हमारे पास नॉलेज की कमी होगी, नॉलेज नहीं होगी तो हम अपने व्यूज एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, हम ये तक नहीं बता पाएंगे कि एक प्रेजेंट सिचुएशन जो हमारे सामने है वो सही है या गलत है। तो चीजों को सही या गलत मापने के लिए, एनालाइज करने के लिए भी हमारे पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो हम ये भी कह सकते हैं कि नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी होती है एक ह्यूमन के मेंटल डेवलपमेंट के लिए, और उस नॉलेज को हम इनहैंस करते हैं कैसे? इंफॉर्मेशन के माध्यम से। तो अब हम समझ सकते हैं यहाँ पे कि यह एक मौलिक मानव अधिकार कैसे हो सकता है। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो जो अगला यहाँ पे डेवलपमेंट होता है वो आता है आर्टिकल 19 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसका ईयर है 1948, हम सीक्वेंस में चल रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे जो अगला डेवलपमेंट देख रहे हैं वो है आर्टिकल 19 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। यहाँ पे भी सेम बात बोली गई जो कि हम आर्टिकल 19(1)(a) भारत के संविधान के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे भी ये बोला गया यूडीएचआर में कि हर किसी के पास फ्रीडम है अपना ओपिनियन रखने के लिए, अपनी अभिव्यक्ति करने के लिए, और यह जो फ्रीडम है इसमें आपकी राइट टू रिसीव एंड इम्पार्ट इंफॉर्मेशन भी इंक्लूडेड है। तो यानी कि आर्टिकल 19 आपका सूचना को प्राप्त करना, उसको सीक करना और उसको फर्दर प्रोपोगेट करना, इम्पार्ट करना, ये सारी चीजें आपकी आर्टिकल 19 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में गारंटीड हैं। तो हमें पता चला अभी तक काफी सारे डेवलपमेंट्स हो चुके हैं। पहले हमने स्वीडन का एक्ट देखा, फिर हमने फ्रेंच डिक्लेरेशन देखा, फिर हमने जब हम और इंटरनेशनल लेवल पे हमने बात करी तो हमने जनरल असेंबली का रेजोल्यूशन देखा, और अब हमने यहाँ पे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन देखा जो इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स का पार्ट है। ठीक है, उसमें 3 डॉक्यूमेंट्स आते हैं जिसमें से एक डॉक्यूमेंट आपका यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि राइट्स आपकी कई तरह की हो सकती है। हम ह्यूमन राइट्स के बारे में भी बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, लीगल राइट्स के बारे में बात करते हैं, स्टैट्यूटरी राइट्स के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं तो राइट टू इंफॉर्मेशन एज फंडामेंटल ह्यूमन राइट, इस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अब हमने देखा कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बाद में बहुत सारी कंट्रीज ने सूचना की स्वतंत्रता या उससे मिलते जुलते कानून अडॉप्ट किए। जैसे कि हम देखते हैं 1951 में फिनलैंड ने एक लॉ पास किया, उसके बाद में 1966 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने अपना फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया, उसके बाद में 1970 में नॉर्वे ने किया, 1978 में फ्रांस और नीदरलैंड्स ने किया, 1982 में हम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में डेवलपमेंट देख सकते हैं, 1985 में डेनमार्क, 1986 ग्रीस, 1987 ऑस्ट्रिया, 1990 इटली, 2002 में पाकिस्तान
और फिर 2005 में इंडिया। तो हमने देखा ये पूरा आपका ईयर वाइज डेवलपमेंट है कि कैसे धीरे धीरे करके एक एक देश से दूसरे देश, फिर आपका यूएन लेवल पे, और फिर उसके बाद अलग अलग देशों ने कैसे सूचना की स्वतंत्रता से संबंधित कानून इनैक्ट किए और उससे संबंधित प्रावधान अडॉप्ट किए हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि यूनेस्को ने, यानी कि यूएन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ने एक सर्वे किया था, एक ग्लोबल सर्वे किया था कंट्रीज का, ये देखने के लिए कि वहां पे सूचना के अधिकार से संबंधित क्या लॉ है और वो किस हद तक फॉलो किए जाते हैं। ये 2019 की बात है। आप इसको यूनेस्को डिजिटल लाइब्रेरी में इसकी जो रिपोर्ट है वो पढ़ सकते हैं। तो वहां पे रिसर्चर्स ने पाया कि 125 ऐसे देश हैं जिन्होंने सूचना के अधिकार से संबंधित कानून लागू किए हैं। तो ये एक डेटा है 2019 का जो आप देख सकते हैं। उसके बाद में एक आर्टिकल 19 करके वेबसाइट है। अगर आप उस वेबसाइट पे जाएंगे, वो भी 2018-19 के आसपास का एक प्रोजेक्शन दे रहा है अपनी तरफ से, और वो बोलता है कि कम से कम 90% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो ऐसी कंट्री में रह रही है, ऐसे देश में रह रही है जहां पे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कोई लॉ या पॉलिसी है, और 90 ऐसी देश हैं जहां पे राइट टू इंफॉर्मेशन वहां के संविधान में इंक्लूड किया गया है, इनकॉर्पोरेट किया गया है, और 75 ऐसे देश हैं जिन्होंने ओपन गवर्नमेंट पार्टनरशिप को भी इंक्लूड किया है, और कम से कम 30-31 ऐसे देश हैं जहां पे सूचना के अधिकार से संबंधित कोई बिल या कोई अदर पॉलिसी इनिशिएटिव अभी पेंडिंग है, मतलब वो उस राह पे चल चुके हैं जहां पे वो उसको लॉ बना सकते हैं। तो हमने देखा कि कैसे धीरे धीरे देश भर में वर्ल्ड लेवल पे अलग अलग देशों ने अपने अपने सूचना के अधिकार से संबंधित कानून लागू किए। अब जब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि इंडिया में इसका स्पेसिफिक जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ, तो हमें पता है कि कानून तो आपका 2005 में आया, लेकिन 2005 से पहले क्या कोई ऐसे केसेस थे जहां पे जुडिशरी ने ये डिस्कस करने की कोशिश करी कि हाँ, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए, या फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है सिटीजन्स के लिए, या फिर कोई ऐसे कोई पर्टिकुलर स्टेट थे जिन्होंने ये कानून लाया? यह जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि 2005 से पहले क्या सिचुएशन। तो हम देखते हैं कि आपका 1972 का एक केस है, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो न्यूज़पेपर्स हैं वो एक माध्यम होते हैं नॉट ओनली अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने का, बट साथ ही साथ लोगों तक अपने व्यूज को पहुंचाने का, लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का। तो यहाँ पे हमने देखा कि कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जानने का अधिकार एक एसेंशियल एट्रीब्यूट होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, और हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए में प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो अब हमें समझ में आया कि जो पहला स्टेप आया वो जुडिशरी की तरफ से आया, जहां पे उन्होंने बोला कि जानने का अधिकार आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम पढ़ सकते हैं, वो उसका एक एसेंशियल फीचर है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा केस हम देख सकते हैं, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण। ये ईयर आ गया है अब हमारे पास 1975, और यहाँ पे हम देखते हैं कि जस्टिस के मैथ्यू ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन है वो सिटीजन्स के पास है, बट ये इंफॉर्मेशन किसके कॉन्टेक्स्ट में है? मतलब इंफॉर्मेशन तो किसी से भी संबंधित हो सकती है, बट यहाँ पे उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट की एक्टिविटीज क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, उससे संबंधित इंफॉर्मेशन पाने का अधिकार नागरिकों के पास है। ये हम देखते हैं जस्टिस के मैथ्यू स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राजनारायण के केस में कहते हैं।
इसके बाद में हम अगला केस जो देख सकते हैं वो है मिस्टर कूलवाल वर्सेस जयपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब यहाँ पे ईयर हम देख सकते हैं 1988। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है, वहां पे राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार भी इंक्लूडेड है। और तीनों में जो नेक्सस है हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद में अगला केस हम देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल। ईयर हो गया है 1995 और यहाँ पे हम देखते हैं कि द फ्रीडम टू रिसीव एंड टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, यानी कि इंफॉर्मेशन को पाना और उसको बाकी लोगों तक पहुंचाना, कम्युनिकेट करना और अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करना बिना किसी रोक टोक के, एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का। और वो अगेन हम उसके लिए अनुच्छेद 19 एक रेफर करेंगे। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि ये थोड़ा सा जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलपमेंट है। अलग अलग केसेस में कोर्ट्स ने क्या बोला और कैसे हर तरफ एक कॉमन अप्रोच हमें देखने को मिल रही है। और वो क्या है कि सोर्स यहाँ पे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। तो अभी हमें पता चला कि कोई अलग से कानून नहीं है, बट यहाँ पे हमारा संविधान है और हमारे यहाँ पे जुडिशियल केसेस हैं जहां पे ये बोला जा रहा है कि सिटीजन्स के पास जानने का अधिकार है, सूचना का अधिकार है। इसके बाद में बहुत सारे कैंपेन्स ऐसे थे जहां पे हमने यह बोला कि नागरिकों के पास जानने का अधिकार है, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कैंपेन है वो है आपका मजदूर किसान शक्ति संगठन 1994। ये आपका राजस्थान से संबंधित है और यहाँ पे ये बार बार अलेज किया गया कि सिटीजन्स के पास जानने का अधिकार है। इसके बाद में हम देखते हैं कि 2005 से पहले 2002 में भी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट करके कानून आया था इंडिया में, बट वो कभी भी लागू नहीं हो सका। तो यह जो 2002 का एक्ट है, इसका जब हम इनिशियल ड्राफ्ट की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा रोल रहा है नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन। तो जब हम यहाँ पे कैंपेन्स की बात कर रहे हैं तो दूसरा इंपॉर्टेंट कैंपेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन। ये 1996 इसका ईयर है और इसने इनिशियल ड्राफ्ट फॉर्म किया था जो आपका आरटीआई लॉ है उससे संबंधित, और 2002 का जो एक्ट हमने बात करी उसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई 2002 में कानून पास किया गया, बट वो कभी भी लागू नहीं हो सका, कभी भी एनफोर्स नहीं हो सका। तो क्या उससे पहले कोई ऐसा पर्टिकुलर स्टेट था इंडिया का जहां पे सूचना के अधिकार से संबंधित कानून आया हो? तो यहाँ पे हम तमिलनाडु का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो तमिलनाडु में हम देखते हैं कि वो ऐसा स्टेट था इंडिया का जिसने आरटीआई लॉ पास किया था 1997 में। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002, जिसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, जवाबदेही, पारदर्शिता गवर्नमेंट की एक्टिविटीज में, एडमिनिस्ट्रेशन के फंक्शनिंग में, बट वो इफेक्टिव नहीं था और इसलिए वो कभी भी लागू नहीं हो सका। उसके बाद में अल्टीमेटली हम देखते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना का अधिकार से संबंधित जो कानून आया वो 2005 में आया और वह नोटिफाई किया गया था 21 जून 2005 को। तो अब हमारा 2005 का आरटीआई एक्ट इंडिया में आ चुका है। अब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव था कि हमने ये एक्ट क्यों लाया, तो वो था सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस को एनकरेज करने के लिए हम आरटीआई एक्ट लेकर के आए। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट पार्ट थी जो कि आपको प्रियम्बल में भी देखने को मिलेंगे। अगर आप आरटीआई एक्ट रेफर करेंगे, उसके इंट्रोडक्शन को रेफर करेंगे तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा।
अब हम यहाँ पे जब बात करते हैं आरटीआई एक्ट की, तो वो सिंपली बोलता है कि भाई कोई भी इंडियन सिटीजन एक रिक्वेस्ट फाइल कर सकता है, जो भी इंफॉर्मेशन उसको चाहिए उसके कॉन्टेक्स्ट में वो रिक्वेस्ट फाइल कर सकता है। रिक्वेस्ट फाइल करने के लिए आपको कोई भी रीजन देने की जरूरत नहीं है कि आपको इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, उसके पीछे का आपका रीजन क्या है, वो सारी चीजें बताने की आवश्यकता नहीं है। एक बहुत ही नॉमिनल फी सेट की गई है। आप ऑनलाइन भी रिक्वेस्ट फाइल कर सकते हैं आरटीआई के लिए। और ये जो रिप्लाई है, यानी कि जो रिस्पॉन्स है आपकी एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में, वो एक टाइम बाउंड मैनर में दिया जाना चाहिए। यह भी एक मैंडेट है आरटीआई एक्ट का 2005 का। एंड यहाँ पे ये भी बोला गया कि अगर आप इसको टाइम बाउंड मैनर में प्रोवाइड करेंगे, तो जो पर्पस है, ठीक है, इंफॉर्मेशन सीख करने का पर्पस है, वो अच्छे तरीके से सर्व हो सकेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि आरटीआई एक्ट जो हमारा 2005 का है, ये लागू कहाँ पे होता है? तो ये होल ऑफ इंडिया पे लागू होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा 2005 का एक्ट है, क्या वो पिछले जो जुडिशियल डेवलपमेंट्स हैं उससे कुछ डिफरेंट है या फिर उसी से मिलता जुलता है? तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि 2005 का एक्ट सिर्फ वही चीजें बता रहा है जो हम ऑलरेडी पिछले जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स में देख चुके हैं, कि वो कैसे संविधान का पार्ट है, कैसे वो फंडामेंटल राइट का पार्ट है आर्टिकल 19(1)(a) में, वो उसी को ही रिटरेट कर रहा है। और पूरा प्रोसेस यहाँ पे मेंशन करता है, बताता है इंफॉर्मेशन क्या होता है, राइट टू इंफॉर्मेशन क्या होता है, आप किससे इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं, कैसे इंफॉर्मेशन सीख कर सकते हैं, कौन सी इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी आरटीआई एक्ट 2005 में मेंशन्ड है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो आरटीआई एक्ट है वो सिटीजन्स के लिए कैसे यूजफुल है। तो आप कह सकते हैं दैट इट इज अ टूल फॉर ensuring ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड गुड गवर्नेंस, यानी कि पारदर्शिता, जवाबदेही और गुड गवर्नेंस के लिए इंफॉर्मेशन सीख करना और उसके अधिकार को इंश्योर करना, सिटीजन्स को वो अधिकार देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या आपको इंफॉर्मेशन सिर्फ मांगने पे ही मिलेगी, या जो पब्लिक अथॉरिटी है उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है कि वो सर्टेन इंफॉर्मेशन रेगुलर इंटरवल्स में जनता को अपने आप से प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इससे रिलेटेड प्रावधान भी आरटीआई एक्ट 2005 में दिया गया है कि पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि वो सर्टेन इंफॉर्मेशन को अपने आप से पब्लिक तक पहुंचाएं और एनुअली उस इंफॉर्मेशन को पब्लिश करें, रेगुलर इंटरवल्स पे उस इंफॉर्मेशन को पब्लिश करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन दो तरीके से मिल सकती है। पहला, या तो आप रिक्वेस्ट करें, आप आरटीआई फाइल करें, या फिर दूसरा, सो मोटो पब्लिक अथॉरिटी कुछ डॉक्यूमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन अपने आप से पब्लिश करें, जो कि आरटीआई एक्ट 2005 में प्रोवाइडेड है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन की हम बहुत देर से बात कर रहे हैं, बट इंफॉर्मेशन से आप समझते क्या हैं? तो इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या होगा, अगर मान लीजिए आप कोई स्कैम हुआ है, ठीक है, या कोई करप्शन हुआ है, या मान लीजिए कोई यहाँ पे बात आती है कि कोई अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा है, या उसने अपना काम नहीं किया, या उसने किसी तरह से करप्शन किया है, या फिर हम यहाँ पे बात करते हैं ह्यूमन राइट्स वायलेशन की। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि हमें हम बोल सकते हैं कि हमें यहाँ पे जानना है कि आखिर सरकार ने अगर ये किया तो क्यों किया, ठीक है, क्या उसका कोई लीगल बेसिस था करने का। तो ये सारी चीजें हम कैसे जान सकते हैं? हम जान सकते हैं उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट या उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड को रेफर करके जहां पे उसका उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए ऑथराइजेशन मिला हो, या कोई हम ऐसे लॉ या रूल को भी मांग सकते हैं जिसके तहत गवर्नमेंट ने कोई काम किया हो, या हम उस पॉलिसी का कोई क्लॉज मांग सकते हैं जिसके तहत गवर्नमेंट ने कोई एक काम किया हो।
तो बहुत सारे एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आता है कि इंफॉर्मेशन कोई भी मटेरियल हो सकता है, ठीक है? कोई भी मटेरियल हो सकता है और वो मटेरियल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो आपका रिकॉर्ड के फॉर्म में हो सकता है, रिटन फॉर्म में हो सकता है, वो आपका डिजिटल फॉर्म में हो सकता है, कंप्यूटर में हो सकता है, राइट? तो हम बोल सकते हैं कि मटेरियल किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो आपका फिजिकल फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अब जब हम इस मटेरियल के फॉर्म के बारे में हमें जब आइडिया लग गया है, तो अब इस मटेरियल में आखिरकार आएगा क्या? तो रिकॉर्ड्स आ सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, ओपिनियन, प्रेस रिलीजेस आ सकते हैं, गवर्नमेंट का कोई सर्कुलर है या कोई कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, सैंपल्स आ सकते हैं या फिर कोई और मटेरियल जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड किया गया है। तो ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाती हैं? इंफॉर्मेशन में। समझ में आ गया? तो जब भी हम इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं ना कि आप आरटीआई फाइल करेंगे, तो आरटीआई आप फाइल कर रहे हैं किस लिए? क्या चीज आपको एक्सेस करनी है? तो आप बोलेंगे इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है, बट इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? तो अभी हमने पढ़ा कि इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कोई भी मटेरियल किसी भी फॉर्म में जिसमें आपका रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, ईमेल, सैंपल, मॉडल्स, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन की जब डेफिनेशन क्लियर हो गई है, तो अब यहाँ पे हमें यह जानना जरूरी हो जाता है कि राइट टू इंफॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं। तो इसके लिए जब आप आरटीआई एक्ट को रेफर करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है वो तो आप नहीं लेंगे ना, जो पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल में है या पब्लिक अथॉरिटी के पास जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करना राइट टू इंफॉर्मेशन के अंडर आता है, ठीक है? तो यानी कि आरटीआई फाइल करके आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं जो किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास है या किसी पब्लिक अथॉरिटी के कंट्रोल में है, ठीक है? और साथ ही साथ आप इंफॉर्मेशन पाने के साथ ही साथ आप किसी वर्क का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स का इंस्पेक्शन कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, सर्टिफाइड सैंपल्स ऑफ मटेरियल ले सकते हैं। आप किसी भी तरह से फ्लॉपीज, टेप्स या किसी और इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्रिंट आउट्स के थ्रू भी आप इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन जो कि किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास में है या उसके कंट्रोल में है, आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और इसी को ही हम राइट टू इंफॉर्मेशन बोलते हैं। इसके बाद में जब हम आगे जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन है, यानी कि इंफॉर्मेशन पाना, इसको हम कभी-कभी ऑक्सीजन फॉर अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी भी बोलते हैं। डेमोक्रेसी में हर कोई अपना मत रख सकता है, सबके पास स्वतंत्रता है अपनी मत रखने के लिए, लेकिन अपना ओपिनियन, अपना मत या फिर अगर आपको किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी के बारे में कुछ टिप्पणी करनी है या मान लीजिए उसको क्रिटिसाइज करना है या फिर अगर आपको यह बोलना है कि भाई ठीक है गवर्नमेंट ने हमारे लिए स्कीम लाई लेकिन उसका लाभ तो हमें नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? तो ये सारी चीजें जब आप व्यक्त करना चाहेंगे तो आप तभी व्यक्त कर पाएंगे जब आपको उसके बारे में किसी तरह की इंफॉर्मेशन होगी। अगर आपको मालूम ही नहीं है कि कौन सी स्कीम थी, कौन सी पॉलिसी थी, गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया, उसको लेने के पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या था, उसको लेने के पीछे का डिसीजन क्या था, लीगल बैकिंग क्या थी, ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता होंगी तो आप किसी भी तरह से पॉलिटिकल डिस्कोर्स नहीं कर पाएंगे। जनता आपस में एक पर्टिकुलर पॉलिसी या एक पर्टिकुलर डिसीजन पे चर्चा नहीं कर पाएगी अगर उसको उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि इंफॉर्मेशन, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज ऑक्सीजन फॉर अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। एक लोकतांत्रिक समाज तभी जिंदा रह सकता है जब वहां पे नागरिकों के पास इंफॉर्मेशन पाने का साधन होगा, वो इंफॉर्मेशन पा सकेगा।
इंफॉर्मेशन पाएगा तभी डिबेट होगी, तभी आप जान सकेंगे कि आपका जो प्रतिनिधि है वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसे दोबारा इलेक्ट करना है या नहीं करना है। तो ये सारे जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स हैं, डिस्कशंस हैं, इसके लिए एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। धीरे धीरे हम देखते हैं कि सिटीजन्स अब धीरे धीरे ज्यादा अवेयर हो रहे हैं, ज्यादा जागरूक हो रहे हैं अपने सूचना के अधिकार को लेकर के सॉरी अपने सूचना के अधिकार को लेकर के। एंड सूचना का अधिकार के बारे में जागरूकता एक बात है और उसको एक्सरसाइज करना दूसरी बात है। तो यह जो हमारा कानून है 2005 का, यह हमें मदद करता है अपने इस अधिकार को एक्सरसाइज करने के लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इंफॉर्मेशन हमने पढ़ लिया, राइट टू इंफॉर्मेशन हमने पढ़ लिया। अब इंफॉर्मेशन हम किससे पा सकेंगे? पब्लिक अथॉरिटी से। तो पब्लिक अथॉरिटी से आप क्या समझते हैं? पब्लिक अथॉरिटी को आप लोक प्राधिकारी भी बोलते हैं। तो लोक प्राधिकारी से जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है संविधान द्वारा या उसके अधीन, संसद द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि के द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई या किसी अन्य विधि द्वारा, समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा, कोई भी स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था से हमारा मतलब है लोक प्राधिकारी। तो यानी कि कोई भी प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था जो संविधान क्या द्वारा बनाई गई हो या उसके अधीन हो, संसद द्वारा बनाई गई हो या किसी अन्य विधि द्वारा बनाई गई हो, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई हो या किसी अन्य विधि द्वारा बनाई गई हो, या समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा बनाई गई हो। तो अगर इसके इन प्रावधानों के अंदर अगर कोई बॉडी बनाई गई है तो वो पब्लिक अथॉरिटी की कैटेगरी में आएगी। अच्छा, अब हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि जो नोटिफिकेशन इशू की गई है या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन इशू की गई है, वहां पे अगर कोई बॉडी ओन, कंट्रोल या सब्सटैंशियली फाइनेंस की जा रही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स फंड्स, या कोई ऐसी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो सब्सटैंशियली फाइनेंस की जा रही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट्स फंड, तो ये सारी चीजें आपकी पब्लिक अथॉरिटी की कैटेगरी में आ जाएंगी। तो अभी हमें क्या पता चला कि पब्लिक अथॉरिटी में वो अथॉरिटी या बॉडी या इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट आएगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाई गई है या किसी पार्लियामेंट्री लॉ के अंदर बनाई गई है या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर बनाई गई है, या अगर कोई नोटिफिकेशन के थ्रू या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर इशू किया है उसके अंदर बनाई गई है। और इसमें वो बॉडीज भी आ जाएंगी जो ओन, कंट्रोल या सब्सटैंशियली फाइनेंस की जाती हैं, या एनजीओ जो सब्सटैंशियली फाइनेंस की जाती हैं बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब ये फंडिंग आपकी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकती है। ये सारी चीजें आपकी पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आएंगी। तो पब्लिक अथॉरिटी के पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करने की राइट को हम राइट टू इंफॉर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये तीनों टर्म्स हमें क्लियर हो गए हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि आरटीआई की जब हम बात कर रहे हैं, टर्म इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन हम देख सकते हैं लैटिन वर्ड्स फॉर्मेशन और फॉर्मा से आ रहा है। फॉर्मेशन और फॉर्मा का मतलब होता है किसी चीज को आकार देना या किसी पैटर्न को फॉर्म करना। बट जब हम स्पीच और एक्सप्रेशन के संबंध में इसकी बात करते हैं तो सूचना एक ऐसी चीज होती है जो विचारों में अस्पष्टता को दूर करती है और हमारी जागरूकता में कुछ नया जोड़ती है। तो ये जाहिर सी बात है, जब हमारे पास सही इंफॉर्मेशन होगी, सही सूचना होगी, तो हमारे मन में जो अस्पष्टता है वो दूर हो जाएगी, और जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो हमारे पास जितना हम जानते हैं उसमें फर्दर एड ऑन हो जाएगा, कुछ नया जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हम इंफॉर्मेशन को डिफाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये देख सकते हैं कि जब हम सैवेज पीपल और सिविलाइज्ड नेशंस
के बीच जो मॉरल ओपिनियंस का डिफरेंस होता है, यानी कि जो सभ्य राष्ट्र होते हैं और दूसरे राष्ट्र, उनके बीच जो नैतिक विचारों के महत्वपूर्ण अंतर होते हैं, वो ज्ञान या तथ्यों की अज्ञानता पर निर्भर करते हैं। तो अगर आपके पास नॉलेज है और अगर आप जानते हैं, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, तो आप यहाँ पे जो आपका ओपिनियन है वो अलग होगा। और अगर आपके पास ज्ञान नहीं है या तथ्यों की अज्ञानता है, तो आपका ओपिनियन अलग होगा। तो यही हमें समझ में आता है कि जो इम्पोर्टेंट डिफरेंसेस होते हैं मॉरल ओपिनियंस के सैवेज पीपल और सिविलाइज्ड नेशंस के बीच में, वो किस पे डिपेंड करता है? ज्ञान या तथ्यों की अज्ञानता पर। अगर हम फ्रांसिस बेकन की बात करें, तो वो भी ये कहते हैं कि ज्ञान वो ताकत है जो सूचना से आती है। तो हमें पता चला कि ज्ञान और सूचना के बीच में काफी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। साथ ही साथ अगर हम जॉन लॉक की बात करें, तो वो यह बोलते हैं कि वो बिल्कुल भी इस चीज से अग्री नहीं करते थे कि मैन एक डिवाइन क्रीचर है और उसके पास कुछ प्री डिटरमाइंड आइडियाज होते हैं जब वो इस वर्ल्ड में आता है। रादर उनका ये कहना है कि ह्यूमन जब इस वर्ल्ड में आता है, तो उसके पास कुछ भी नहीं होता है, उसका माइंड एकदम कोरा होता है और उस वो नॉलेज सिर्फ अक्वायर करता है कैसे? अपने सेंसेस कर। तो जो कोरा दिमाग है, जो खाली दिमाग है ह्यूमन का, वो कैसे भरा जाता है? विद द इंफॉर्मेशन जो वो अपने जीवन में अक्वायर करता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि अगर किसी पर्सन के पास उस इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं है, अगर कोई ह्यूमन इंफॉर्मेशन नहीं अक्वायर कर सकता, तो वो ये नहीं बता पाएगा कि क्या सही है और क्या गलत। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आरटीआई यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के क्या-क्या अचीवमेंट्स हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि आरटीआई एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल लॉ है और वो हर नागरिक को एक टूल प्रोवाइड कर रहा है और वो है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। और इस टूल की मदद से सिटीजन बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड हो जाता है, क्योंकि अब उसे पता है कि सरकार क्या काम कर रही है या उसके पैसे कैसे खर्च किए जा रहे हैं। तो यह एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पे हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एप्लीकेंट किसी भी तरह से यहाँ पे इंफॉर्मेशन सीक कर सकता है। इसके लिए आपको कोई रीजन देने की जरूरत नहीं है, अपनी पर्सनल डिटेल देने की जरूरत नहीं है। बस आपको उतनी डिटेल देनी है जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जा सके और आपको कॉन्टैक्ट किया जा सके। बस उतनी इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। उसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन देना जरूरी नहीं है। ये तो हो गया बेसिक आरटीआई के बारे में जो हमने पढ़ा। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आरटीआई की वजह से बहुत सारे जो केसेस थे वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हुए और बहुत सारे स्कैम्स, बहुत सारे जो स्कैंडल्स थे वो भी इट ऑल्सो केम टू द लाइट ऑफ पीपल। लोगों को उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिली। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि आरटीआई यहाँ पे एक तरह से सोशल ऑडिट का काम करता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस क्या काम कर रहे हैं, क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या सर्विसेज हैं जो वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर उनके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन है कुछ काम करने की, तो क्या वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर किसी तरह का करप्शन प्रेवलेंट है या वो अपनी पावर का अब्यूज कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज कर रहे हैं। कई बार आपने पढ़ा होगा कि आपकी फाइल एक दफ्तर में पड़ी हुई है और वो आगे नहीं बढ़ रही है, या फिर आपकी कोई एप्लीकेशन है जो डिनाई कर दी गई है। कई बार होता है कि जॉब्स के लिए वैकेंसीज निकाली गई, एग्जाम्स हुए, रिजल्ट नहीं आया अभी तक, भर्तियां कैंसिल हो गई, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजों पे एक चेक बनाने के लिए उसको उस पे एक उसको इंस्पेक्ट करने के लिए हम कह सकते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो हम देख सकते हैं कि गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अपना काम अकॉर्डिंग टू लॉ करें
और जितने भी ऑफिसर्स हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स के, वो अपना काम करें और किसी भी तरह से वो अपनी पावर को अब्यूज ना करें और किसी भी तरह से वो भ्रष्टाचार में ना पड़े। इसके लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। तो इस तरह से वो सोशल ऑडिट में काम करता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सूचना का अधिकार एक इम्पॉर्टेंट टूल है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का भी, ठीक है, यानी कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए भी आरटीआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये कैसे हो सकता है, सामाजिक परिवर्तन एकदम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो सकता है? आरटीआई के थ्रू हमें यह पता चलता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स क्या हैं, गवर्नमेंट डिफरेंट एजेंडाज पे जो डायरेक्टली पब्लिक इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रही है, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट के डिसीजंस क्या हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम आरटीआई के थ्रू पा सकते हैं। और जब हम ये सारी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं तो हम यह भी पता कर सकते हैं कि क्या एक पॉलिसी सही है या नहीं है, क्या एक स्कीम सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, क्या स्कीम का बेनिफिट लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, क्या फंड्स का मिस अप्रोप्रिएशन तो नहीं हो रहा है। जब हमें ये सारी चीजें पता चलेंगी तो हम उसको सही भी कर सकेंगे, हम अपने प्रतिनिधि को फोर्स कर सकेंगे कि वो सही स्टेप्स ले और वो पब्लिक के इंटरेस्ट में काम करे। तो जब इस तरह से पब्लिक के इंटरेस्ट में काम किया जाएगा, करप्शन और अब्यूज ऑफ पावर खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है। और जहां पे ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी तो आपकी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएंगी। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं उनकी मदद से बहुत सारे स्कैम्स सामने आए। उसमें हम जल्दी से एक स्कैम पढ़ सकते हैं जो कि आदर्श सोसाइटी स्कैम। अब यहाँ पे ये जो सोसाइटी बननी थी, ये बेसिकली जो आर्मी पर्सोनल्स की विडोज थी उनके लिए बनाई जाना था। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे करके ये 31 स्टोरी की एक बिल्डिंग बन जाती है और इसे आदर्श हाउसिंग सोसाइटी बोलने लग जाते हैं। और ये मुंबई के एकदम काफी अच्छे इलाके में है, कोलाबा में। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि बेनिफिशियरी तो आखिरकार विडोज थी आर्मी पर्सोनल की, और इसको सिर्फ एक 6 स्टोरी बिल्डिंग होना चाहिए। लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं कि 31 स्टोरी बिल्डिंग बन गई है और यहाँ पे विडोज की जगह पॉलिटिशियंस रह रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स रह रहे हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स रह रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो एक्सपोज की वो आरटीआई एक्टिविस्ट सिमप्रीत सिंह और योगाचार्य आनंद ने एक्सपोज करी। इसके बाद में हमें पता चला कि भाई ये जो लैंड है ये एक्चुअली किसको बिलोंग कर रही है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एंड अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर स्कैम के खुलने के बाद, इसका खुलासा होने के बाद, जो उस टाइम सीएम थे महाराष्ट्र के अशोक चव्हाण, उन्होंने रेजिग्नेशन भी दिया। तो हम देख सकते हैं कि आरटीआई कितना ज्यादा ताकतवर है। इसके बाद में अब बात आती है, जैसे हमने डिस्कस किया था कि आप के पास सूचना का अधिकार तो है, आप इंफॉर्मेशन तो ले सकते हैं, बट क्या हर तरीके की इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, या कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जिसको आप एक्सेस नहीं कर सकते हैं, या अगर आपने वो इंफॉर्मेशन मांगी है तो वो आपको नहीं दी जाएगी। और रिफ्यूजल यानी कि इंफॉर्मेशन देने से अगर मना करता है पब्लिक अथॉरिटी तो वहां पे उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं माना जाएगा। तो ये तभी हो सकता है जब आपका कानून खुद से ऐसे प्रावधान दे। उसमें कुछ जो प्रावधान है वो आरटीआई एक्ट 2005 में भी दिए गए हैं। और क्योंकि हमने पढ़ा था कि आपका फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन आर्टिकल 19(1)(a) से निकल रहा है, तो आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की जो रिस्ट्रिक्शन है वो आर्टिकल 19 क्लॉज 2 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में दी है। तो वहां पे जो लिमिटेशन है उसको हम यहाँ पे भी इम्पोज कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसका रिवील यहाँ पे भारत की संप्रभुता और एकता को अफेक्ट कर सकता है, या फॉरेन नेशन के साथ जो उसके रिलेशन है उसको अफेक्ट कर सकता है, या पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकता है, तो वहां पे वो इंफॉर्मेशन डिनाई की जा सकती है।
उसके बाद में अगर हम आगे बढ़ते हैं और हम आरटीआई एक्ट में आ जाते हैं, तो यहाँ पे सेक्शन 8 आप देख सकते हैं आरटीआई एक्ट का 2005। वो बताता है कि कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो उस इंफॉर्मेशन को रिवील करे। अब वो कौन सी इंफॉर्मेशन है, बहुत लंबा प्रोविजन है, आप उसको खुद से एक बार पढ़ सकते हैं। हम कुछ यहाँ पे पॉइंट्स इसको रेफर कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसे इंफॉर्मेशन है जिसको अगर हमने जनता के सामने ला दिया या जनता को अगर उसके बारे में पता चल गया, तो वो भारत की संप्रभुता और एकता को अफेक्ट कर सकता है। जो हमारे भारत की सिक्योरिटी है, उसके साइंटिफिक इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, उसको काफी बुरा तरह से अफेक्ट कर सकती है। या फिर वो किसी फॉरेन स्टेट के साथ इंडिया के जो रिलेशन है उसको भी अफेक्ट कर सकती है। ये आपको सेक्शन 8 आरटीआई एक्ट में भी मिलेगा। साथ ही साथ ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको कोर्ट ने स्पेसिफिकली मना किया है पब्लिश करने के लिए, वो इंफॉर्मेशन आप नहीं ले सकते हैं। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसका डिस्क्लोजर किसी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को ब्रीच करेगा या स्टेट लेजिस्लेचर के प्रिविलेज को ब्रीच करेगा, तो वो इंफॉर्मेशन आप नहीं रिवील कर सकते हैं, वो इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है कि जिसको आप अगर देंगे तो वो काफी हद तक किसी जो फॉरेन गवर्नमेंट ने अगर कोई इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंस में आपको दी है, उस इंफॉर्मेशन को आप रिवील नहीं कर सकते हैं, उसको डिस्क्लोज आप नहीं कर सकते हैं। तो अभी हमने कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ी हैं जिसको आप रिवील नहीं कर सकते हैं, जैसे कि जो भारत की संप्रभुता और एकता को इम्पैक्ट करेगी, उसकी सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक या इकोनॉमिक इंटरेस्ट को अफेक्ट करेगी, या फिर उसके फॉरेन स्टेट के साथ रिलेशन को अफेक्ट करेगी, या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको कोर्ट ने मना किया है कि आप उसको पब्लिश नहीं कर सकते हैं, और अगर आप उसको पब्लिश करेंगे तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कैटेगरी में आएगा, उन इंफॉर्मेशन को आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसका डिस्क्लोजर किसी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज या स्टेट लेजिस्लेचर के प्रिविलेज को ब्रीच करेगा, तो उस इंफॉर्मेशन को भी हम नहीं दे सकते हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो फॉरेन गवर्नमेंट से इन ट्रस्ट या सीक्रेटिव तरीके से ली गई है, उसको भी आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। अगर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसके डिस्क्लोजर से किसी पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ को खतरा हो सकता है, या उसके फिजिकल सेफ्टी को खतरा हो सकता है, तो उस तरीके की इंफॉर्मेशन को भी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन भी होती हैं कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर क्राइम का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, या किसी पर्टिकुलर ऑफेंडर को आप प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, तो अगर कोई पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज कर देते हैं, तो उससे वो पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन इम्पैक्ट हो सकती है, या किसी पर्टिकुलर अक्यूज पर्सन का एप्रीहेंशन यानी कि उसका अरेस्ट अफेक्ट हो सकता है, तो वहां पे वो इंफॉर्मेशन हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम देख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं जहां पे इंफॉर्मेशन हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, या फिर वो इंफॉर्मेशन सिटीजन्स को नहीं दी जाएगी। उसके अलावा हम देखते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट का भी हमने कुछ रेफर किया था, सेक्शन 123, उसको भी आप पढ़ सकते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट में। इसके अलावा हम सेक्शन 22 ऑफ आरटीआई एक्ट 2005 भी रेफर कर सकते हैं। अब सेक्शन 22 ऑफ आरटीआई एक्ट किसके कॉन्टेक्स्ट में बात करता है? वो ये बोलता है कि द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल हैव इफेक्ट notwithstanding anything inconsistent therewith contained in the Official Secrecy Act 1923 and any other law for the time being in force or in any instrument having effect by virtue of any law other than this act। तो ये तो एक प्रोविजन है जो आपको मिल जाएगा आरटीआई एक्ट में, लेकिन इसका मतलब क्या है? सेक्शन 22 का आखिरकार मतलब क्या है? तो ये बोलता है कि आरटीआई एक्ट के जो प्रावधान है वो आपका हर लॉ के ऊपर प्रिवेल
करेगा, यानी कि यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन तब तक प्रोवाइड की जाएगी जब तक आरटीआई एक्ट खुद उसको प्रोवाइड करने से किसी तरह का डिनायल ना करता हो। तो जैसे हमने आरटीआई एक्ट में स्पेसिफिकली पढ़ा कि कुछ इंफॉर्मेशंस ऐसी हैं जो नहीं दी जा सकती हैं, तो सिर्फ उन्हीं प्रावधानों के कंप्लायंस में आपको इंफॉर्मेशन डिनाई की जा सकती है, बट उसके अलावा इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर एक्ट, नॉटविथस्टैंडिंग व्हाट एनी अदर एक्ट सेज, आपको इंफॉर्मेशन आरटीआई एक्ट 2005 के अंडर प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू सो मच।